अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पहले पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या जिसे हमने नाम दिया था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का। तो रदरफोर्ड ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश की थी और उसमें डिफेक्ट्स आए थे कि एक तो बातें थी वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक तो बात उसने ये की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर तो घूमते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स उनकी जो एनर्जी लूज होती जाती है और वो एट लास्ट न्यूक्लियस में ही आके गिर जाते हैं। जब उसने ये बात की तो साइंटिस्ट ने क्वेश्चन रेज किया कि अगर ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन्स इन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आके गिर जाते हैं न्यूक्लियस में, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब मिलेंगे तो वो उसका हक बनता है कि एटम कोलैप्स कर जाए, एटम खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, लेकिन एटम एग्जिस्ट करता है। तो इस बात का, इस क्वेश्चन का, इतराज का रदरफोर्ड आंसर नहीं कर पाया था। और दूसरी बात ये थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर अपने रास्ते में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, मुसलसल एनर्जी रिलीज करते हैं, काउंटलेसली एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। लेकिन बाद में जब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने से जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनता है, तो वो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था, बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम था। तो उसमें, इस मॉडल में ये डिफेक्ट भी निकल आया। तो उसके बाद एक और मॉडल की जरूरत पड़ गई। तो वो नील बोहर एक साइंटिस्ट था। नील बोहर ने 1913 में एक और मॉडल प्रेजेंट किया जिसे हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने जो मिस्टेक की थी, उसकी मिस्टेक की एक रीजन ये थी कि उसने जो थ्योरी ली थी रदरफोर्ड ने, वो थ्योरी थी क्लासिकल थ्योरी। अब सबसे पहले बोहर ने यही मिस्टेक उसकी अपनी रेक्टिफाई की। उसने थ्योरी जो एडवांस थ्योरी थी, मॉडर्न थ्योरी थी, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी कहते हैं, तो उसने क्वांटम थ्योरी यूज की। जो क्वांटम थ्योरी थी मैक्स प्लैंक की, तो उसने कहा कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है। इसे उसने नाम दिया क्वांटम का। तो इस बेस पे बोहर ने नेक्स्ट मॉडल अपना प्रेजेंट किया। बोहर ने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं स्पेसिफिक अपने पाथ में, जिसे उसने नाम दिया ऑर्बिट का या शेल का। ने फर्स्ट टाइम बोहर ने ही शेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि ये बेसिकली वो पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये मॉडल बेसिकली बोहर ने प्रेजेंट किया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स होगी, और इसी बेस पे उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी तो इन शेल को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। उसने कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी, जिस भी अपने ऑर्बिट में होंगे तो हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी। हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट शेल है, इसे हम के शेल कहते हैं। हमारे पास सेकंड शेल है, इसे हम एल शेल कहते हैं। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ये सेम नहीं होगी, बल्कि ये डिफरेंट होगी। इसकी एनर्जी अपनी फिक्स होगी, इसकी एनर्जी अपनी फिक्स होगी। उसने कहा क्योंकि एनर्जी हर शेल की फिक्स है, तो इसलिए हम इन शेल को एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। इस तरह हमारे पास शेल का एक और नाम आ गया, एनर्जी लेवल। उसने कहा कि फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू सेकंड शेल, और सेकंड शेल की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू थर्ड शेल। यानी जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी उसे हम शो कर देते हैं E1 से, सेकंड को शो कर देते हैं E2 से, इसी तरह थर्ड को शो कर देते हैं, इसे हम M कहते हैं, उसकी एनर्जी हम E3 शो कर देते हैं। इस तरह हमारे पास फोर्थ शेल होगा, जिसे हम N शेल कहते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होगी फोर्थ शेल की E4 होगी। तो फर्स्ट शेल
जिसमें एनर्जी मिनिमम है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जिसमें एनर्जी हमारे पास मिनिमम होगी, इस केस में जो E1 है ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट वाला शेल होगा। जब एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन हमारे फर्स्ट शेल में होंगे तो हम कहेंगे जो हमारे पास एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से निकल के सेकंड में जाएंगे या सेकंड से निकल के थर्ड में जाएंगे तो उसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने ली, उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो उसने हमारे पास E2 या E3 या E4, हम ये कोई भी कुछ भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एटम कि उसके करीब, उसके बाद जो नेक्स्ट शेल होगा वो शेल नेक्स्ट कौन सा होगा, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इसका ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, इसका एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा। तो ये थी बातें हमारी K शेल, L, M और N शेल की। अब E4 हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इसके बाद E3 आएगी, इसके बाद E2 और इसके बाद एंड में होगी E1 जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी और इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी इस एटम। हम देखना चाह रहे हैं कि शेल में हमारे पास सब शेल भी होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो हम शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे देख सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि शेल में सब शेल कितने होते हैं। तो शेल तो आपने देख लिया कि शेल होते हैं K, L, M और N शेल होते हैं। इसी तरह शेल के अंदर मजीद होते हैं सब शेल जिन्हें हम कहते हैं S, P, D और F। अब किसी शेल में कितने सब शेल होंगे तो ये हम देख सकते हैं सिंपल उसके क्वांटम नंबर n से। इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सिंपल अल्फाज में ये है कि हमारे पास जो जिस नंबर का शेल है, फर्स्ट शेल है मतलब इसका n होगा 1, सेकंड शेल मींस n 2, थर्ड शेल मींस n 3 और फोर्थ शेल मींस n 4। जितना जिस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतने ही उसमें सब शेल होंगे। अगर हम बात करते हैं K शेल की तो K शेल का n है 1, तो इसमें सब शेल भी 1 ही होगा जिससे हम कहते हैं S। S सब शेल होगा, इसमें सिर्फ K में सिर्फ S सब शेल होगा। तो इस तरह हमारे पास L शेल है, अब ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है, इसका n 2 है, तो इसके सब शेल कितने होंगे 2, जो कि S होंगे और P होंगे। इस तरह हमारे पास M शेल है, इसका n है 3, इसमें सब शेल भी इसमें 3 ही होंगे जो कि S, P और D होंगे। इस तरह हमारे पास N शेल है, इसका n है 4, इसमें सब शेल भी 4 होंगे, S, P, D और F। तो इसे समझने के लिए आसान से एक वर्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है। तो ऐसे समझ लें कि शेल सपोज आपका एक होम है, अब उस होम में मजीद रूम्स होंगे, यानी हमारे पास जो होम था वो समझ लें शेल है, और उसके अंदर जो है मजीद रूम्स है वो हमारे पास सब शेल है। अब एक और कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल का। अब सब शेल में मजीद ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। आप कहते हैं कि इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसका ऑर्बिटल भी 1 होगा। हमारे पास S है तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम ये मजीद बात हम इंशाल्लाह आगे ये बात करेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे शेल की। अब शेल से हमारे पास शेल हो गए कि शेल में कितने सब शेल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम ला सकते हैं। तो सब शेल हमारे पास आ गए n की वैल्यू से। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हम देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 2n
स्क्वायर का। हमारे पास फर्स्ट शेल था K शेल, इसमें n की वैल्यू थी 1। अब इसमें n की वैल्यू 1 है तो 2n स्क्वायर, 2n की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। यानी K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम आप इसमें एक ले सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की। मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन में उसमें आ सकते हैं, तो हमारे पास K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे हमारे पास L शेल है, अगर इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 2 4 जा 8। हमारे पास L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो हमारे पास M शेल में अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं 3, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, 2 9 जा 18 इलेक्ट्रॉन। तो M शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह हमारे पास N शेल है, तो N शेल में n की वैल्यू है 4, 4 स्क्वायर 2, 4 स्क्वायर 16, 2 16 जा 32 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह हम इसमें किसी भी शेल में नंबर ऑफ शेल्स कैलकुलेट करेंगे n से, और उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं देखेंगे 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये सिंपल सी बात समझने के लिए कि ये आपकी वो स्पेस है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी वो स्पेस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट शेल है, इसमें सब शेल कितने हैं, एक सब शेल होते हैं n के इक्वल, इसमें सब शेल भी एक ही होगा। अब उस एक सब शेल को हम कहते हैं s सब शेल। तो s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, मतलब इसमें s में, यानी इस हमारे फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल भी एक ऑर्बिटल होगा। तो हम बात करते हैं L शेल की, ताकि आपको बात मजीद क्लियर हो। जब हमारे पास n की वैल्यू है 2, तो हमारे पास कितने यहाँ पे सब शेल थे, 2 सब शेल S और P सब शेल। तो S में हमारे पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी इनमें कंसेप्टिव इनका डिफरेंस है वो 4 इलेक्ट्रॉन का, 2 and 4 6 and 4 10 इलेक्ट्रॉन हुए, और 10 and 4 14 इलेक्ट्रॉन। इनमें इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो 4 4 का डिफरेंस है कंसेप्टिव आपके सब शेल्स में। बात कर रहे थे ऑर्बिटल की। अब देखिए जिसमें ऑर्बिटल क्या है, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे एक हमारे पास एक ऑर्बिटल बन जाएगा। अब S में आप देखें, S में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब S में ऑर्बिटल भी एक ही होगा। अगर P में हम देखें, P हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को 2 पे डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। इसलिए हमारे पास D है, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 2 से आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इसलिए हमारे पास F सब शेल है, तो F सब शेल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो ये बात थी ऑर्बिटल्स की। आपसे ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कि सपोज हमारे पास L शेल है, तो इस L शेल में कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, तो आप इधर से आप देख के बता सकते हैं कि S में 1 ऑर्बिटल था और P में 3 ऑर्बिटल, तो ओवरऑल हमारे पास इस शेल में हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स आ गए, 4 ऑर्बिटल्स। अब लास्ट में हमारे पास एक और बात बाकी रह गई है कि इलेक्ट्रॉन की जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या है। एक साइंटिस्ट था एरविन श्रोडिंगर, आपने इसका नाम सुना होगा फिजिक्स में। इसने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है,
चार्ज क्लाउड्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, बेसिकली उसने कहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की तरह के हैं। अब देखिए क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स एक वक्त में कहाँ पे होते हैं और एक वक्त में कहाँ पे होते हैं, और उनकी जो बाउंड्री है वो फिक्स हम नहीं कर सकते। उसने कहा कि इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज क्लाउड्स हैं, तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे 100% हमें श्योर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। उसने कहा ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है, एक इम्कान है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसने, श्रोडिंगर ने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज क्लाउड्स हैं, और ये इसलिए हम 100% सर्टेनिटी से हम ये बात नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस प्लेस पे मौजूद है या इस प्लेस पे, इस लोकेशन पे है पड़ा। उसने कहा कि हमारे पास क्या होती है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो एक इम्कान होता है कि हो सकता है कि न्यूक्लियस से खास डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ये सारी बात थी हमारी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।